गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा कक्षा 8 के अंतर्गत विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 1 स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग। तो स्वास्थ्य और रोग के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो हम रोगों से ग्रस्त नहीं होंगे, और जब हमारा शरीर कमज़ोर होगा तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो अच्छे स्वास्थ्य का महत्व हम सब जानेंगे। अच्छे स्वास्थ्य जब हमारा अच्छे स्वास्थ्य का महत्व, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी सेहत अच्छी होती है तो हमें रोग हमारे शरीर पर नहीं लगते और ना ही कोई हमें कमज़ोरी महसूस होती है। और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो स्टूडेंट हमारे शरीर में तरह तरह के रोग अपना घर बना लेते हैं और हमें तरह तरह की बीमारियाँ जैसे हैजा, पेचिस, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ, दमा, खांसी, टीबी वगैरह आदि जो है हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं। तो इसलिए हम इस पर पहुँचते हैं। स्वास्थ्य, इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी जो जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। एक अमीर रोगी व्यक्ति की तुलना में एक गरीब स्वस्थ व्यक्ति अधिक सुखी होगा, ये आप सभी जानते हैं। अमीर लोग कितने पैसे वाले होते हैं, उन्हें दिन भर की टेंशन होती है, वो स्वास्थ्य से इतने अच्छे नहीं होते, दुनिया भर की उन्हें टेंशन होती है। आप लोग जानते हैं कि मेरा पैसा उतना उस पर, पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। इसी प्रकार एक मजदूर होता है, वो पूरे दिन मजदूरी करता है, बेचारा थक हार के सो जाता है, उससे उसकी शारीरिक क्रिया भी हो जाती है और उसका स्वास्थ्य हमेशा बरकरार बना रहता है। इस प्रकार वो खुशी रहता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की साम्य स्थिति है, ना कि केवल किसी रोग की अनुपस्थिति। यानी स्वास्थ्य व्यक्ति का जो शरीर है और मन जो है वो एक सामाजिक जीवन की क्षमता की सामान्य स्थिति को बताता है। यानी हमारा समाज में कितने स्वस्थ लोग दिमाग से अच्छे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और स्वस्थ हैं, ना केवल किसी रोग की अनुपस्थिति। वास्तव में निरोगी काया के साथ साथ मानसिक तनाव एवं चिंताओं से रहित व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति कहा जा सकता है। अगर किसी के दिमाग में टेंशन ना हो, चिंता ना हो और वो खुश है तो वही स्वस्थ व्यक्ति है। मानव संसाधनों का विकास का मापदंड किसी राष्ट्र के शिक्षित एवं स्वस्थ व्यक्तियों के आधार पर है, क्योंकि शिक्षित एवं स्वस्थ व्यक्ति ही देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब स्वस्थ रहने के नियम। तो स्टूडेंट, स्वस्थ रहने के नियम आप जानते ही हैं क्या होगा। पौष्टिक भोजन एवं संतुलित भोजन करना, यानी पौष्टिक एवं संतुलित भोजन यानी आहार लेना। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। भोजन और स्वास्थ्य का बहुत ही गहरा संबंध है। हमें सदा पौष्टिक एवं संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि पौष्टिक एवं संतुलित भोजन लेना भी व्यक्तियों की आर्थिक क्षमता के कारण संभव नहीं है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मौसमी सब्जियां एवं फल बहुत महंगे नहीं होते, हमें इनका प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। उम्र एवं शारीरिक संरचना के अनुसार भोजन की मात्रा निश्चित की जा सकती है। हमारे भोजन में मुख्यतः प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों की संतुलित मात्रा का होना अत्यंत आवश्यक है। भोजन हमेशा ताज़ा और स्वच्छ ग्रहण करना या लेना चाहिए। कुछ लोग भोजन में पौष्टिकता की तुलना में स्वाद पर अधिक ध्यान देते हैं, परंतु एक बात बताएं स्टूडेंट, ये जो स्वादिष्ट भोजन होता है इनमें इतने मसाले होते हैं जो हमारे शरीर को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा, आपने मसालेदार चटपटा भोजन करा और आपका पेट खराब हो गया, जिससे तरह तरह की हमारे पेट में बीमारियां हो जाती हैं, लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे अच्छा भोजन न ले पाने के कारण। आगे चलते हैं।
तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्र एवं काम के अनुसार ही कैलोरी युक्त भोजन खाना या ग्रहण करना चाहिए। अब शारीरिक स्वच्छता। अब देखिए हम क्या करेंगे, स्वच्छ भोजन उसे कहते हैं जो रोग के कीटाणुओं से पूर्णतः मुक्त हो, पूरी तरह से, जिसमें रोग के कीटाणु ना हो, जो गंदा ना हो। भोजन सामग्री सदा ढककर रखनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो। सड़क के किनारे बिना ढकी, यानी हमें सड़क के किनारे जो खुली सब्जियां हैं वो नहीं खानी चाहिए। फल वगैरह कोई भी खुला हुआ सामान नहीं खाना चाहिए जिनमें मक्खियाँ बैठती हैं, तरह तरह के कीटाणु पैदा होते हैं वायु से। तो ऐसे फल सब्जियों को हमें नहीं खाना चाहिए और फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर पकाना और खाना चाहिए। अब शारीरिक स्वच्छता स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा और मोस्ट टॉपिक है, शारीरिक स्वच्छता ये वाला। नंबर 2, स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक स्वच्छता भी अत्यंत आवश्यक है। हमें रोजाना साफ स्वच्छ जल में स्नान करना चाहिए। दांत, कान, नाखून, आँख आदि शरीर के अंगों की सफाई पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा दांत साफ नहीं होते, हमारे दांतों से बदबू आने लगती है, कानों में से सफ़ेद सफ़ेद सा मवाद बहने लगता है, नाखून बड़े होते हैं तो उनमें तरह तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं और आँखों से पानी सा बहने लगता है। तो इन चीज़ों की हमें सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। आगे चलते हैं। शारीरिक स्वच्छता। अब यहाँ तीसरा टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, स्वच्छ जल का प्रयोग। हमें ज़्यादातर हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वच्छ जल। अशुद्ध जल के इस्तेमाल से हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पीलिया, हैजा वगैरह। तो इन चीज़ों को और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, चिकनगुनिया वगैरह। तो हमें ज़्यादातर भोजन को, जो जल है हमारा, उसको उबाल कर तथा छान कर ही पीना चाहिए। पर्यावरण की स्वच्छता पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, कि हमारे पास गंदगी तो नहीं है, हमारे घर के पास नालों में पन्नी वगैरह, कागज़ वगैरह इकट्ठा तो नहीं है, कचरा वगैरह, उसकी सफाई करते रहना चाहिए। आप आसपास गंदगी इकट्ठे नहीं करनी चाहिए। गंदा पानी भी निकालना चाहिए, जिससे हमारे पास मच्छर पैदा ना हो। और मच्छरों से तुम्हें पता ही है स्टूडेंट क्या बनते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, तरह की बीमारियां बनती है। टीकाकरण, एक टीकाकरण है। आजकल अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। नवजात बालकों को, जो शिशु होते हैं, उनके टीके लगवाना आवश्यक है। ये टीके सरकारी अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बिल्कुल फ्री लगवाए जाते हैं, जिससे बच्चों को पोलियो की दवा भी पिलाई जाती है। तो इन चीज़ का ध्यान देना चाहिए। खसरा वगैरह के टीके लगते हैं, बच्चों को लगवाने चाहिए। टॉपिक नंबर 6, उचित चिकित्सा सहायता लेना चाहिए। किसी भी बीमारी की शुरुआत में ही उसकी जांच करा लेनी चाहिए। किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना किसी कुशल डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। यानी हमें किसी भी दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट हो। टॉपिक 7 है व्यायाम, शारीरिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज। स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक व्यायाम रोजाना करना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। खेलना, दौड़ना, कसरत करना, 3-4 किलोमीटर पैदल चलना आदि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मानसिक कार्य करने वालों के लिए शारीरिक व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कुछ सामान्य रोग एवं उनके कारण। अब ये देखिए यहाँ पर कुपोषण से होने वाले रोग, यहाँ पर देखेंगे कुपोषण से। तो आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार का होना अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार की कमी को कुपोषण कहा जाता है। जब हमें संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो उससे हमारा कुपोषण रोग फैलेगा। ज़्यादातर ये गांव के इलाकों में, गरीब क्षेत्रों में जो परिवार में रहते हैं, गरीब परिवारों के, उनके बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। इनके भोजन में मुख्यतः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की कमी होती है, जिससे बच्चे हमारे कुपोषित हो जाते हैं। इनके कारण 2 प्रकार बीमारियां होती हैं। नंबर 1 इसमें जो है क्वाशिओर्कर तथा सूखा। क्वाशिओर्कर रोग जो है स्टूडेंट, ये वाला, यह रोग प्राय बच्चों में पाया जाता है। यह भोजन की कमी से पैदा होता है। इसके निम्न लक्षण है अतिसार यानी
दस्त लगना, बच्चे को दस्त आते हैं बार बार। वृद्धि तथा विकास रुक जाना, देखते हैं बच्चा यार ठीक ना रह गया, ये तो बढ़ ही नहीं रहा। चेहरे तथा पाँव पर सूजन आ जाना, बालों का सफ़ेद होना और त्वचा के रोग होना, जैसे खुजली, दाद वगैरह होना। और दूसरा रोग है सूखा। यहाँ पर स्टूडेंट, यह रोग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से हो जाता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं ऊर्जा की कमी के कारण बच्चों में शिथिलता आ जाती है, बच्चा पतला दुबला हो जाता है और वृद्धि जो है हमारी बच्चे की वृद्धि पूर्ण रूप से रुक जाती है और वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। अब विटामिन, देखिए स्टूडेंट, विटामिन उनका महत्व तथा हीनता जन्य रोग। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? ये आँखों तथा त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके जो स्रोत हैं स्टूडेंट, ये वाले ये स्रोत हैं आम, गाजर, पालक, मक्खन, चुकंदर आदि। और इसका जो रोग है, इससे जो कौन सा रोग होता है? रतौंधी, कम दृष्टि, जो कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग, यार मुझे तो रचौंधा आ गया, मुझे दिख नहीं रहा, तो वो रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन B1 ये वाला स्टूडेंट, यह पाचन तथा तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है। इसके जो स्रोत है किन किन में पाया जाता है? साबुत अनाज जैसे मक्का, खमीर, अंडे, मांस, मछली, इनमें पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 स्टूडेंट, यहाँ पर यह त्वचा तथा मुंह को स्वस्थ रखता है। इससे जो है त्वचा और मुंह जो है स्वस्थ रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, सेम, दूध, यानी दूध में ही पाया था। और इसमें जो वृद्धि कम होती है और स्वस्थ यानी त्वचा जो हमारी इसकी कमी से रूखी पड़ जाती है। विटामिन B12 ये खून यानी स्वस्थ खून तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी खून को स्वस्थ रखने और शारीरिक वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जो पाया जाता है स्टूडेंट, ये B12 विटामिन मांस तथा मांसाहारी भोजन में पाया जाता है, मुर्गे का, मछली वगैरह आदि में। और इसकी कमी से जो होता है रक्त अल्पता यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। विटामिन C, ये विटामिन C जो है इसकी कमी से स्टूडेंट, ये जो रोग है, ये विटामिन है इसके, यह संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। इससे दांत और मसूड़े जो हैं स्वस्थ बने रहते हैं। और ये ताज़े फलों, खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, आंवला आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो स्टूडेंट होता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों से खून बहना। विटामिन डी ये वाला विटामिन डी यह छोटे बच्चों में सामान्य वृद्धि करने में सहायता करता है। और इसका जो स्रोत है मछली, यकृत तथा दूध। जब हम धूप में बैठते हैं, विटामिन डी, धूप भी एक अच्छा स्रोत है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन के, यह रक्त स्पंदन में सहायता करता है, यानी रक्त जो बहता है उसमें। और इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, अंडे की जर्दी जो पीली वाली होती है। और इसकी कमी से कौन सा क्या हो जाता है? चोट के बाद अत्यधिक रक्त बहता है, यानी खून बहने लगता है इसकी कमी से। तो स्टूडेंट, इन बीमारियों का प्रमुख कारण यह भी है कि जब दो बच्चों के जन्म के बीच बहुत कम अंतर होता है तो नवजात शिशु को पूरी मात्रा में माँ का दूध नहीं मिल पाता। और इसके अलावा बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है। कमी का कारण गरीबी भी है। हमारी सरकार ने बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचने के लिए खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे इसमें दलिया वगैरह बांटना, गर्भवती महिलाओं को आदि चीज़ें मुहैया कराना, ये सब मिलते हैं। तो अब इस पर चलते हैं, खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग। अब इनकी कमी से क्या होते हैं स्टूडेंट? खनिज लवण हमारे शरीर में अकार्बनिक प्रकृति में उपस्थित है। ये शरीर के विभिन्न अंगों के सही प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक है। सामान्यतः खनिज लवण हमारे शरीर में दो भागों में पाए जाते हैं। बृहद खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और सूक्ष्म तत्व जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक,
जिंक और मैंगनीज। नंबर 3, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, विटामिन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। विटामिनों 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वसायुक्त पदार्थों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, और जल में घुलनशील विटामिन बी, सी। इनके अतिरिक्त विटामिन के भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो प्रत्येक विटामिन हमारे शरीर में विशेष कार्य करता है। इसकी कमी से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। विटामिन एवं खनिज लवणों से होने वाले कुछ रोगों के लक्षण एवं रोकथाम के उपाय यहाँ पर चलेंगे स्टूडेंट। इस पर तो देखिए, स्कर्वी रोग, इसका कारण है विटामिन सी की कमी। लक्षण पेशियों तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है। दूसरा लक्षण है फूले हुए तथा रक्त स्पंजित मसूड़े हो जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, घाव आसानी से नहीं भरते और दांत ढीले पड़ जाते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं। रोकथाम विटामिन सी, इसकी रोकथाम विटामिन सी युक्त आहार जैसे सिट्रस, संतरा, आंवला, नींबू, टमाटर आदि लेना चाहिए। अगला रोग है रिकेट्स। इसका कारण विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाती है। लक्षण है हड्डियों यानी अस्थियों के टूटने का डर रहता है, अस्थियों में दर्द रहता है और टांगों का मुड़ जाना यानी टांगें मुड़ जाती है और रीढ़ की हड्डी भी मुड़ जाती है। रोकथाम विटामिन डी युक्त भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, पेठा, पका हुआ आम, घी, मक्खन आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। रक्ताल्पता, यह रक्ताल्पता, इसका कारण आहार में लोह खनिज यानी आयरन की कमी तथा विटामिन B12 की कमी। लक्षण व्यक्ति पीला दिखाई देने यानी पीला रोग हो जाता है, इसमें पीला पड़ जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। वजन कम होने लगता है, वजन कम होने लगता है और भूख कम हो जाती है और थकान होने लगती है। रोकथाम, इससे लोहे तथा विटामिन B12 युक्त भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, यकृत, गुर्दे, अंडे, मांस, मछली, मूंगफली तथा अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला रोग है गाइटर। इसका कारण आयोडीन की कमी। लक्षण निम्न रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर लो होना, धीमी शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि यानी शरीर धीमे गति से बढ़ता है और मानसिक वृद्धि कम होती है। फिर रोकथाम में भोजन में आयोडीन युक्त नमक तथा समुद्री भोजन जैसे मछली तथा झींगे का प्रयोग अधिक लेना चाहिए। अब ये तालिका दी गई है, इनमें इनके विटामिन जो है खनिज लवणों के कार्य और स्रोत एवं उनसे होने वाले रोग दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लोहा है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हटाने का कार्य रक्त की सहायता करता है। और नंबर 2, हीमोग्लोबिन बनाने में इसकी आवश्यकता होती है। स्रोत अनाज, दालें, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, जीरा, हीनता जनित रोग इसकी कमी से होता है। रक्ताल्पता, हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिका की हानि। दूसरा फास्फोरस पी, यह शरीर की कोशिकाओं को ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और यह दांत तथा अस्थियां मजबूत बनाने में सहायता करता है। और स्रोत है इसका अनाज, दालें, दूध। और इसकी कमी से रोग शरीर की कमजोरी और कमजोर दांत तथा अस्थियां, इन दांत और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। कैल्शियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है, हृदय स्पंदन को तथा पेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है। यह रक्त स्पंदन को में सहायता करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां इसका स्रोत है, लस्सी, दूध वगैरह। और इससे हड्डियां जो है भंगुर हो जाती, टूटने लगती है और नियमित रूप से हृदय जो है गति तेज हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती है। आयोडीन, इसकी कमी से स्टूडेंट भोजन की इसका भोजन के ऑक्सीकरण को सहायता करता है। इसमें जो होता है नमक में ज़्यादा पाया जाता है, समुद्री नमक। और इसकी कमी से गाइटर, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है यानी गला बढ़ जाता है, देखा हुआ फूल जाता है,
ये रोग हो जाते हैं। असामान्य उपपचय क्रिया और असामान्य वृद्धि। तांबा, कोबाल्ट, जिंक, यह प्रोटीन, एंजाइम तथा विटामिन का निर्माण करता है। अनाज, दालें, सब्जियां, मांस इसका स्रोत है। भूख में कमी, इसकी कमी से क्या होता है? वृद्धि में कमी और रक्तअल्पता, इसकी कमी से ये रोग होते हैं। अगला है मैग्नीशियम, यह पेशी तथा तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली को नियमित करता है। यह कुछ एंजाइमों की उनके कार्य में सहायता करता है और इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां। और इनकी कमी से रोग क्या होता है? पेशी और तंत्रिका क्रिया में अनाज कमज़ोर हो जाती है, अचानक कमज़ोर हो जाती है। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है। नंबर 7 है गंधक, सल्फर बोलते हैं, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका स्रोत दाल, अनाज, मेथी, काला नमक आदि। और इससे जो रोग होते हैं जो ऊपर दिए गए यही होते हैं इसकी कमी से। अगला हमारा क्लोरीन है। इसमें ये एंजाइम, इसका कार्य एंजाइम कार्य प्रणाली, तंत्रिका तंत्र के कार्य और आवश्यक कार्य। नमक, अनाज, फल इसके स्रोत हैं और इसकी कमी से निर्जलन, अत्यधिक कमजोरी होती है। सोडियम, पोटेशियम, ये शरीर के सभी द्रवों तथा कोशिकाओं को उचित अवस्था में रखते हैं। नमक और सभी भोजन इनका स्रोत है, सभी कार्य इनके ऊपर वाले दिए गए रोग हैं। वायु से उत्पन्न होने वाले रोग, तो वायु से उत्पन्न होने वाले रोग ये है स्टूडेंट, वायु में 2 प्रकार के प्रदूषक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जैवीय प्रदूषक जैसे जीवाणु और विषाणु पाए जाते हैं। प्रदूषित वायु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग खांसी, सर्दी, जुकाम, तपेदिक एवं फेफड़े का कैंसर है, ये वायु द्वारा होते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अशुद्ध जल से उत्पन्न रोग। अशुद्ध जल से उत्पन्न रोग कौन से होते हैं? जैसे हैजा, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया आदि। अब देखिए डिहाइड्रेशन, ये बच्चों में रोग पाया जाता है। डिहाइड्रेशन, इसमें बच्चा उल्टी दस्त करता है, इससे जो है बच्चे में पानी की कमी हो जाती है शरीर में, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके लिए बच्चे को कमी को पूरा करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन घोल दिया जाता है। यह घोल 40 ग्राम शक्कर तथा 5 ग्राम सहाल नमक को 1 लीटर में गर्म करके तैयार किया जाता है। मोटापा स्टूडेंट, मोटापा शरीर में वसा के संचय से होता है। अधिक मात्रा में भोजन करने तथा शारीरिक में श्रम न करने यानी व्यायाम न करने से असंतुलित वसा पेट के चारों ओर त्वचा पर संचित हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति का शरीर फूलने लगता है और वह उसके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे हृदय रोग होने की संभावना, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। दबाव, व्यक्ति की क्षमता से अधिक कार्य करना दबाव का मुख्य कारण है। आधुनिक जीवन शैली के अंतर्गत लंबे समय तक टेलीविज़न देखना, लगातार कंप्यूटर पर तथा इंटरनेट पर कार्य करने के कारण भी हमारे अत्यधिक शोर आदि हमारे दबाव का कारण है। ऐसी स्थिति में हृदय जोर से धड़कने लगता है, इससे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा ज़्यादा शोर होने पर हमारे दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। स्टूडेंट, अब लास्ट टॉपिक है इसका, नशीली दवाएं, नशीली पदार्थों के प्रयोग से होने वाली हानियाँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास पड़ोस में, हमारे घर वालों में भी तंबाकू, शराब, भांग, गांजा वगैरह लेते हैं, नशीले पदार्थ। इनके इस्तेमाल से आपने देखा होगा हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। सिगरेट पीने से, पीने वाले के पास बैठने से तंबाकू जनित रोग हो जाता है। इसलिए हमारे सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने की पाबंदी लगाई है। अल्कोहल पीने से यानी शराब पीने से हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे हमारा लीवर खराब हो जाता है। इसी प्रकार भांग, गांजा, चरस, कोकीन तथा स्मैक आदि नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी कोई भी उन्हें एक्सीडेंट से मार देता है, कुछ पता नहीं चलता उनका कहाँ से कैसे मरे, कहीं भी मर जाते हैं। और स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त रहने के लिए हमें संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, स्वस्थ जल के प्रयोग के साथ साथ
लेना, एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।